इसका मतलब ये है अगर आपको अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करना है तो आपके पास कॉम्पिटेंसीज होनी बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी कई मिसालें आपको दे सकता हूँ। मैं आपको लेट से एक एयर वॉर की मिसाल दे सकता हूँ। 1965 है जी, 1965 एक एयरफोर्स है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इज एट इज IAF इंडियन एयरफोर्स है, और एक PAF पाकिस्तान एयरफोर्स है। दो एयरफोर्स है। अब जो कॉम्पिटेंस है मैटर करता है कि तुम अपने रिसोर्सेज को यूज करने का तरीका कहाँ से लाते हो, प्रोसेस कहाँ से लाते हो, मेथडोलॉजी कहाँ से लाते हो। अच्छा, तो मैं ये कहूँगा कि चलिए, मैं बिल्कुल शहबाज की बात को समझता हूँ कि शहबाज जानना चाहता है कॉम्पिटेंसेस क्या है। चलिए मैं पहले बताता हूँ रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसेस हैं क्या। देखिए, रिसोर्सेज दो तरह से ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं। एक टेंजिबल जिसमें लेबर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मशीन है, फाइनेंस है, और दूसरा है इनटेंजिबल जिसके अंदर उसके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, ब्रांड है और रिप्यूट है। अब देखिए, नॉलेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें तो अगर आपने नाम सुना हो, जस्ट एक मिनट ठहरे शहबाज, तो अगर आपने नाम सुना हो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, तो नाम सुना होगा प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, ऐसी तो बात नहीं है, इज़ वेरी फेमिलियर यू आर विद दैट। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने जिलेट को एक्वायर किया था। आपको पता है उसने जिलेट को क्यों एक्वायर किया था? जिलेट को एक्वायर करने की सिर्फ एक वजह थी उनके पास कि दे आर एक्सपर्ट इन मेकिंग कॉस्मेटिक। बट वो कहते थे हम कॉस्मेटिक जो बनाते हैं वो फीमेल का बनाते हैं, हमें मेल की स्किन के बारे में पता ही नहीं है, हमें मेल की सर्च का कोई इलम ही नहीं है। तो ना हमारे पास ये नॉलेज है ना इलम है कि मेल की स्किन कैसी होती है। इसका डाटा ज़्यादा जिलेट के पास। उस इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने उसे अक्वायर कर लिया, और फिर वहाँ से उन्हें पता चला, और फिर जाहिर है उसका एक बेनिफिट तो होना था, तो दे मेड अ वेरी गुड बिजनेस। अच्छा, तो इंफॉर्मेशन की अपनी अहमियत होती है, तो इंफॉर्मेशन भी रिसोर्स है, ब्रांड नेम भी रिसोर्स है। जैसे पाकिस्तान की कंपेटिटिव बॉडीज में ICMAP इज़ अ बिग ब्रांड, इज़ अ बिग नेम। क्यों लोग मेहनत करते हैं भाई, क्यों ख्वाहिश करते हैं, मैं इस एज में दिल चाहता है यार मैं ICMAP क्वालिफाई कर लूँ। नहीं यार, सब्र कर, अब आराम से अपनी PhD कर, किस चक्कर में पड़ा हो। तो कहने का मतलब यह है कि एक ब्रांड है, एक बड़ा नाम है इसका। दिस इज़ व्हाट, चूँकि जब इसका नाम आता है तो सी कॉल तो आती है ना ऑर्गेनाइजेशन से, आई भाई इंटरव्यू दीजिए। अब आ गया आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस है, CA वाला अच्छा दे गया, वो जॉब ले गया, आप दे गया, आप ले गए, ACCA वाला दे गया, वो ले गया, कंपटीशन। तो बच्चों बात क्या है, बात यह है कि ब्रांड भी नेम होता है, ऐसी बात नहीं, वो भी जो है आपका रिसोर्स होता है। और ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल वे में भी आप रिसोर्सेज को सोचते हैं। लेकिन जो शहबाज का सवाल था वो कह रहा था जल्दी से ये बता दे कॉम्पिटेंसेस के हैं। अब मैं बात करता हूँ कॉम्पिटेंसेस। कॉम्पिटेंसीज है तुम्हारे प्रोसेसेस कैसे हैं, तुम्हारे प्रोसीजर्स कैसे हैं, तुम्हारे मेथड्स कैसे हैं, जिससे तुम इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करोगे। उन कॉम्पिटेंसेस की मदद से तुम इन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करोगे, वरना तुम इन रिसोर्सेज को वेस्ट कर दोगे। अब आप एग्जांपल मांग सकते हो मेरे से, इंडियन एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स 65 की वार है, इधर जनाब 350 के करीब फाइटर हैं, अच्छी क्वालिटी के, जाहिर है अमीर इकोनॉमी थी। पाकिस्तान के पास अप्रॉक्सीमेटली 98। लेकिन पाकिस्तान के पास जो रेडी टू फ्लाई फाइटर है वो 70% है, और इंडिया के पास रेडी टू फ्लाई 30% है। क्योंकि वो प्रोसीजरल है, बाहर से ख़रीदे हैं, मोस्टली बाहर की कंपनीज़ को भेजते हैं रिपेयर के लिए, या उनको बुलाते हैं सर्विसेज के लिए, टाइम लगता है। और जब इन दी एयर जाने का वक्त आता है तो फिर 70% वाले के पास जहाज़ कितने होंगे और 150 वाले के 30% होते हैं, तो मुकाबला तो हो गया।
ये फ़र्क है कॉम्पिटेंसीज प्रोसीजर एंड सिस्टम में, कि आप प्रोसीजर कैसा बनाते हो, सिस्टम कैसा बनाते हो। कि पीएफ ने ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर मेरे जहाज़ में ख़राबी है तो जो एयरमैन है वो घर नहीं जाएगा, पहले इसको ठीक ही करेगा तो जाएगा। तो ये बच्चों फ़र्क होता है कि आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, बेस्ट कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरह से आप इनको बेस्ट। तो मैंने टारगेट हिटिंग की नेचर से बात की है ना, क्या ख्याल है कि जी वो मिराज भी लेके आते हैं, मिराज 2000 भी लेके आते हैं, सू 30 भी लेके आते हैं, 3 टारगेट हिट करने आते हैं, तीनों से मिसल जो है वो इनकॉम्पिटेंसी की वजह से 10 फीट के बने 30 फीट ऊपर से टारगेट को टच करिए बगैर आगे जाके गिर जाता है दरख्तों। और यहाँ पे JF-17 जाता है, F-16 जाता है, और एग्जैक्ट जिस जगह पिंच करना है लोकल मेड मिसाइल को जाके वहाँ हिट करके उन्हें दिखा के आते हैं। ये होती टारगेट हिटिंग। इसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी, कि तुम प्रोसेस ऐसा बनाओ कि तुम्हारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। एनीवे यार, जज्बाती बातें होंगी, आगे चलते हैं। तो ये है बच्चों द डिफरेंस है। अब मसला आ गया बच्चों के रिसोर्सेज को सिर्फ इस नज़र से तो नहीं ना देखा जाता। एक कास्ट अकाउंटेंट को रिसोर्सेज को 4 नज़रों से देखना चाहिए। इंसान ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन टूल्स फिजिकल रिसोर्सेज, फंड्स और बजट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आल्दो कि हमारा ज़्यादा फोकस इस पे होता है, लेकिन कभी नहीं। आज ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन कैपिटल है, लिहाजा ये भी हमारी फील्ड है तो रिसोर्सेज ना, और फिजिकल रिसोर्सेज भी हमारी फील्ड है। और चूंकि कॉस्ट तो उसमें भी आती है और कॉस्ट इसमें भी आती है, कॉस्ट तो हर चीज़ में आती है, जिस चीज़ में कॉस्ट आती है वो हमारी फील्ड है, तो उसको तो हर चीज़ में आती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नाम बनाना, ब्रांड बनाना, इमेज डेवलप करना, ये भी रिसोर्सेज है। तो हमें सारे रिसोर्सेज को देखना पड़ता है। तो ये है बच्चों रिसोर्सेज की बात। अब बात यह है कि हमें मार्केट सक्सेस में इंटरप्राइज को कामयाब कराने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब कराने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। वो है स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का मतलब ये है बच्चों कि हम स्ट्रेटेजिकली वो प्लान बनाएं, वो वे अडॉप्ट करें जिससे हम सक्सेस हासिल करें। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के पास 2 वे होते हैं, या हमने 2 वे में क्लासीफाई करने। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन इतने में ही खुश हैं कि उनके पास थ्रेश होल्ड कैपेबिलिटी है। थ्रेश होल्ड कैपेबिलिटी वो है जिसके अंदर आप मार्केट में वायबल हो जाते हैं, आपके लिए मार्केट में एग्जिस्टेंस मुमकिन हो जाता है। वो इतने में खुश हैं कि हम एग्जिस्टेंस है हमारा, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर एग्जिस्टेंस। बट ऑन द अदर हैंड you see unique capability that makes you distinguished from others, दूसरों से आपको मुनफरिद कर दे, दूसरों से आपको अलहदा कर दे, दूसरों से आपको मुमताज़ कर दे। ये है डिस्टिंग्विश्ड कैपेबिलिटीज़, यूनिक कैपेबिलिटीज़। लेकिन बाज़ ऑर्गेनाइजेशन खुश हैं कि उनके पास थ्रेश होल्ड है, काम चल रहा है। तो जब थ्रेश होल्ड है तो फिर रिसोर्सेज भी थ्रेश होल्ड है, वो भी गुजर औकात के हैं, और कॉम्पिटेंसीज भी थ्रेश होल्ड ही है, गुजर औकात के मुताबिक। अब आप कहेंगे सर मिसाल दीजिए गुजर औकात की। मैं मिसाल देता हूँ, दुनिया में कितने प्रेस और मीडियाज हैं? सो मैनी। तो आम तौर पे हर प्रेस और हर न्यूज़पेपर छापने वाले के पास एडिटर भी है और प्रेस भी है, एडिटर भी है और प्रेस भी है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के पास टॉप स्टार आर्टिकल्स राइटर हैं दैट मेक देम डिफरेंस फ्रॉम अदर, जो दूसरों से उन्हें मुमताज करते हैं। मेरा ये दिल चाहता था कि मैं यहाँ पाकिस्तान की एग्जांपल देता।
लेकिन आजकल की सिनेरियो ऐसी है कि आप पाकिस्तान की एग्जांपल देना तो जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में बटे हुए हैं, तो आप जिसका भी नाम लेंगे वो मसला ज़रा सियासी हो जाएगा, और हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है कि हम न्यूट्रल रहें। इसलिए मैंने बाहर की एग्जांपल ली कि लाइक अ न्यूज़पेपर, हर न्यूज़पेपर वाले के पास एडिटर है, प्रेस है, लेकिन न्यूयॉर्क राइटर के पास सिर्फ एडिटर और प्रेस नहीं, वो तो है ही है, उसके पास स्टार स्टोरी राइटर है, स्टार आर्टिकल राइटर्स। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज, हर इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स के पास कॉम्पिटेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, सब कुछ है, लेकिन जनाब सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास वो डिज़ाइनर हैं जो यूज़र फ्रेंडली इक्विपमेंट बना देते हैं। ये वजह है कि सोनी का जहां नाम आता है लोग आज भी उस टेलीविज़न को, इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेफर करते हैं। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा जी, अब समझ आया कि थ्रेश होल्ड है गुज़रुकात, और यूनिक का मतलब है मुनफरिद। अब जो थ्रेश होल्ड चीज़ होती है ना बच्चों, थ्रेश होल्ड कोई भी चीज़ होगी ना उसके अंदर एक प्रॉब्लम होगी। वो क्या? जो भी चीज़ थ्रेश होल्ड है ना वो कॉपी जल्दी हो जाती है, इजीली कॉपी हो जाती है, ठीक है। वो कॉम्पिटेंस के लिए ज़रूरी है। एक्सक्यूज मी यार, मैं ज़रा ये कनेक्ट कर लूँ अपना जो है आपका, ये सॉरी, अपना चार्जर कनेक्ट कर दो उसके साथ, डिवाइस के साथ। अच्छा, तो बच्चों क्या बात कर रहा था मैं ये बात कर रहा था कि थ्रेशहोल्ड वो चीज़ है जो आसानी से कंपटीशन में ले आती है, लेकिन कॉपी हो जाती है। लेकिन जो यूनिक चीज़ होती है ना बच्चों, वो, और आप कहते हैं कैन नॉट गिव यू कंपेटिटिव एडवांटेज, मार्केट में तो रहोगे लेकिन कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं तुम्हें मिलेगा, बस काम चलेगा, जीते रहोगे, ठीक है, लोगों में रहोगे, कंपनीज में रहोगे, लेकिन जब तुम्हारे पास यूनिक कैपेबिलिटीज आएंगी, यूनिक रिसोर्सेज, तो तुम्हें कंपेटिटिव एडवांटेज रहेगा। और ये कंपेटिटिव एडवांटेज सिर्फ कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है, ये कुछ अरसे तक रिटेन भी रहेगा। उसकी वजह ये कि इट इज़ हार्ड टू कॉपी, दूसरा इतनी जल्दी से कॉपी नहीं कर सकता है, लिहाजा ये रिटेन भी करेगा। और वैल्यूड बाय कस्टमर, हमेशा याद रखो कैपेबिलिटी, यूनिकनेस वो होती है जिसकी कस्टमर कदर करे। वरना दुनिया में बड़े प्रोडक्ट आए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आई, जनाब हमने ये बना दिया, ये बना दिया, आप तारीख तो खोल के देखें, लेकिन क्या हुआ? नो वैल्यू, किसी ने कदर नहीं की। क्यों नहीं की? और यार ये तो सारों के पास है, ये कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? सिमंस आ गया, अपना नोकिया आ गया, लेकिन ले गया ना आईफोन बाजी, ले गया ना सैमसंग बाजी। क्यों? बिकॉज मार्केट में रहना काम नहीं है, मार्केट को यूनिक चीज प्रोवाइड करना काम है, मार्केट को कुछ स्पेशल देना, मार्केट को कुछ खास देने का नाम है, डेट इज कॉल्ड यूनिकनेस। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे, अब यहाँ तक समझ आई है तो आप जी लिख के एंटर कीजिए। आप मुझे तस्वीर हटाने की ज़रूरत नहीं, मैं दूसरी डिवाइस से आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। जी, चौधरी शहबाज हैं हमारे साथ जवेरिया बेटी हैं हमारे साथ, मलिक मुदस्सिर हैं, अदील नईम है, तो तमाम बच्चे हुजैर हैं, ठीक है ना, मुआज़ सिद्दीक हैं। तो यहाँ तक बात हमें क्लियर है। तो मैंने कौन सी बातें इस आर्स में समझाई? मैंने इस आर्स में आपके साथ प्रोटेक्शन की बात की, मैंने इस आर्स में आपके साथ रिसोर्सेज की बात की, मैंने यूनिक रिसोर्सेज की बात की, मैंने थ्रेशहोल्ड रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ की बात की। लेकिन ये आर हमारा कॉन्टीन्यूज़ है, अब इसमें 13 मिनट मेरे पास हैं, 13 मिनट्स, और मैं इसको मज़ीद वैल्यूएबल बनाना चाहता हूँ। इसको वैल्यूएबल बनाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ एक और एस्पेक्ट शेयर करूँ, और वो एस्पेक्ट का नाम है जॉब प्रोडक्शन मेथड्स। जॉब प्रोडक्शन मेथड्स,
जब हम वैल्यू डिलीवर करते हैं, जब हम प्रोडक्शन करते हैं, रिसोर्सिस को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, यूनिकनेस अपनी जगह एग्री कर लिया कि यूनिक है, लेकिन जॉब प्रोडक्शन के कोई मेथड भी तो होंगे ना, ज़रा निचले लेवल पे आते हैं। ठीक है, हम इंटरप्राइज है, लेकिन जाहिर है हमने ऑपरेशन को भी कंट्रोल करना है। तो बात यह है कि जॉब प्रोडक्शन के मेथड कौन से हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के तरीक़ाकार कौन है, कौन कौन से। एक है, देखिए इसकी चॉइस कैसे करेंगे भाई, प्रोडक्शन का तरीका कौन सा हो सकता है। कहते हैं जी प्रोडक्शन का तरीके का इंतखाब इस बात पे मुनहसर है, इस बात पे डिपेंडेंट है कि हमें कितने वॉल्यूम में चीज़ें बनानी है। ये बात इस चीज़ पे मैटर करती है कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, कितनी वेरियस टाइप्स की प्रोडक्शन करनी है। क्या एक ही तरह के सारे यूनिट बनाने हैं या मुख्तलिफ बनाने हैं, कितनी मिकदार में बनाने हैं। ये भी हो सकता है एक ही यूनिट बनाना हो, यूनिक बनाना हो। भाई मुझे लेट से मैं एक टीचर हूँ और मुझे आपकी वेस्ट कोट सीनी है, तो वो वेस्ट कोट जो है अगर मैं मुजम्मिल की सीता हूँ तो जाहिर बात है वो शहबाज को नहीं आ सकती, शहबाज के लिए सीता हूँ तो अदील को नहीं आ सकती। लिहाजा ये एक ही शेरवानी या वेस्ट कोट है जो एक बंदे के लिए सिलेगी, ये एक ही बनेगी। लेकिन जब मैं पैटिस बनाता हूँ तो एक ट्रे में 6 या 10 पैटिस बना सकता हूँ। तो वॉल्यूम भी मैटर करता है, टाइप भी मैटर करती है। दूसरी तरफ मेथड कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन। ये मेथड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे इस्तेमाल हो सकते हैं कि हर स्टेज, अच्छा एक स्टेज पे हो रहा सकती, दूसरे पे हो रहा सकती। मिसाल के तौर पे सारी गाड़ियाँ जो है एक चेन पे बन के आ रही होती हैं, लेकिन ब्लैक वाली अलग कर देते हैं, रेड वाली अलग कर देते हैं, वाइट वाली अलग कर देते हैं, और फिर उसके मुताबिक उनको आगे फाइन ट्यून होता है या उनको फाइनल टचिंग दी जाती है। तो स्टेज भी डिफर हो सकती है, हर स्टेज पे डिफरेंट मेथड हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आज तक जो प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल किए गए हैं उसमें पॉपुलर मेथड कौन से हैं, तो वो 3 हैं। एक है जॉब मेथड। जॉब मेथड में एक ही जॉब की जाती है अच्छे तरीके से, एक शेरवानी, एक वेस्टकोट सिया, एक यूनिक पर्सन का, वन जॉब। बैच प्रोडक्शन, एक बैच एक जैसा प्रोड्यूस किया, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में ICMAP में एक बैच एक जैसा। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, फ्लो में प्रोडक्शन करना, कॉन्टीन्यूस चेन के ऊपर प्रोडक्शन करना। तो ये मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल रही जॉब प्रोडक्शन की, तो जॉब प्रोडक्शन में हम एक यूनिक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अमूमी तौर पे हम स्टिचिंग में करते हैं या स्पीडिंग कार यूनिक तैयार करते हैं हर रेस के लिए अलहदा। तो ये एक टास्क है, परफॉर्मिंग ए सिंगल वर्कर आर टीम। ये एक सिंगल जॉब है जो एक टीम या एक वर्कर करता है। इसके माइलस्टोन होंगे, इसकी डेट्स होंगी, इसकी स्टेजेस होंगी। एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम, उसके माइलस्टोन भी होंगे, उसकी डेट्स भी होंगी, उसकी स्टेजेस भी होंगी। अब ये ना कोई स्टूडेंट समझे कि अच्छा जी सॉफ्टवेयर तो हमारी फील्ड ही नहीं है सर, मिसाल कौन सी दे रहे हैं। भाई सॉफ्टवेयर बनाना अगरचे हमारा काम नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग तो हमने करनी है। तो जब कॉस्टिंग हमने करनी तो हमें सॉफ्टवेयर की समझ आनी चाहिए ना कि कितना मुकम्मल हो गया है, जितना मुकम्मल है उसकी फंक्शनैलिटी सही है कि नहीं। हम पेमेंट कर दें या करवा दें, रिकमेंड कर दें, कल को वो ऑब्जेक्ट डिलीवर ना हो, क्या हमें सॉफ्टवेयर उसमें जॉब नहीं मिल सकती। आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री, तो भाई मैनेजमेंट तो आगे हमें पकड़ेगी कि आपने ये क्या किया है। आपको पता है अभी ये 1.5 साल पहले ट्रीट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में ERP इंटरप्राइज मैनेज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या हुआ था कि 3 साल में उनका सिस्टम ERP पे मूव हुआ था। 2.5 साल सिस्टम एनालिसिस होता रहा और इस पर ठीक ठाक कॉस्ट आई और 6 माह में ऑब्जेक्ट बन गया, 6 माह में सॉफ्टवेयर बन गया। 2.5 साल तक, क्योंकि एक प्रोडक्ट थोड़ी है, मोटरसाइकिल भी बनाते हैं, बैटरीज भी बनाते हैं और ट्रीट के ब्लेड भी बनाते हैं। तो भाई बात यह है कि जॉब मेथड, सॉफ्टवेयर को मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि ट्रीट वाले जॉब मेथड है, कि जो उनका सॉफ्टवेयर या ERP है वो एक जॉब मेथड है कि इनके लिए है। वही उठा के अगर आप ले जाएंगे
मिलर ट्रैक्टर में तो वो काम नहीं करेगा, उसको ऑल्टर करना पड़ेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का ईआरपी दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, बल्कि थोड़े का वर्ड मैंने कम यूज़ किया, काफ़ी मुख्तलिफ होता है। तो वन जॉब मेथड में एक जॉब को हम एज अ सिंगल जॉब ट्रीट करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ये एक फाइटर की मिसाल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एक कार की मिसाल दे रहा हूँ, एक यूनिक फाइटर की मिसाल दे रहा हूँ, किसी खास मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है, तो ये वन जॉब है, यूनिक जॉब है। जैसे अमेरिकन ने जब नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम गिराया था, वो एक यूनिक जहाज था, वो स्पेसिफिकली उस पर्पस के लिए बनाया गया था। तो ये बच्चों एक यूनिक चीज़ हो सकती है। लेकिन एक तरीके क्या इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है? एग्जांपल हो सकती है डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन। लो जी, मैंने आपके जिम्मे लगाया है कि लेट्स सपोज वी आर लॉन्चिंग अ न्यू मोटरसाइकिल और आप इसके प्रोडक्ट मैनेजर हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिज़ाइन करें। ठीक है जी, हेल्प लें मार्केटर की, डिज़ाइन करें उसको, मीडिया वालों की हेल्प लें, तो ये यूनिक होगी ना, मोटरसाइकिल के लिए होगी और उसी कंपनी के लिए होगी। दूसरी चीज़, ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ ए लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मैं आपसे कहता हूँ जॉब पैकेजेस का ऑडिट करो, मैं आपसे कहता हूँ चलो मिलर ट्रैक्टर का ऑडिट करके आओ, चलो इत्तेहाद केमिकल का ऑडिट करके आओ, तो एक का जो ऑडिट करोगे वो दूसरे में चलेगा? या एक का ऑडिट करके आगे दूसरी केमिकल कंपनी को कह दोगे वो वाली रिपोर्ट इसको दे देते हैं, चल जाएगी? नेवर। जो उसकी रिपोर्ट है वो उसके सिस्टम के मुताबिक है, उसके और दूसरी दूसरे के सिस्टम के मुताबिक है। तो आप ट्रू एंड फेयर डिक्लेयर कर दें इत्तेहाद केमिकल को, तो क्या इत्तेफाक केमिकल खुद ब खुद ट्रू एंड फेयर डिक्लेयर हो जाएगा? ऐसा नहीं, हर एक का ऑडिट अलग होगा। बिल्डिंग अ न्यू फैक्ट्री, एक नई फैक्ट्री डिज़ाइन करना, बिल्डअप करना। इसी तरह इंस्टॉलिंग मशीनरी इन अ फैक्ट्री, यूनिक जॉब है, तो इसकी बेशुमार एग्जांपल है। ठीक है जी, तो इसी तरह से हम इसको लेके चलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक यूनिक जॉब एक काम के लिए। मुझे लगता है आखिरी हेडिंग गड़बड़ कर गई। अच्छा, सो बिल्डिंग अ गोल्डन गेट ब्रिज, एक गोल्डन गेट ब्रिज बनाया है स्पेसिफिकली। ठीक है जी, तो क्यों ये इस्तेमाल होता है? जहाँ लो टैक हो, ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना इस्तेमाल करनी हो, आपने हैंडमेड काम करना हो, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो लो टैक में इसका इस्तेमाल है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं बच्चों, उसके अंदर हेयर ड्रेसर्स, टेलर्स, पेंटिंग एंड डेकोरेटर्स, प्लम्बिंग एंड हीटिंग, तो इन सब के अंदर ये फिल्म प्रोडक्शन, लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इंस्टॉलिंग न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये सब में ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। हाई टेक में इस्तेमाल इसका अगर देखते हैं, तो हाई टेक में इसका इस्तेमाल जो, सॉरी यार मैं क्लासीफाई नहीं किया, चाय के चक्कर में पड़ गया। हेयर ड्रेसर्स हैं, टेलरिंग है, ये लो टेक लोग हैं। और हाई टेक में कौन है? फिल्म प्रोडक्शन, लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड इंस्टॉलिंग न्यू ट्रांसपोर्ट, इवन फाइटर पायलट, फाइटर जेट्स, ये भी होते हैं हाई टेक में, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल है। इवन डैम, एक डैम की जो मशीनरी होती है वो दूसरे पे यूज़ नहीं होती। यकीनी तौर पे जब तरबेला बना होगा, हम तो छोटे होंगे या नहीं होंगे, तो तरबेला जब भी बना होगा या मंगला डैम बना होगा, तो उसका जो जो टरबाइन है वो उसके लिए यूनिकली बना होगा ना। एक डैम का जो है, आप देखें कि अगर हमने लाखों रुपए दे दिए फिजिबिलिटी तैयार करने पे दयामीर भाषा डैम की, सोचते हैं आप कि दयामीर भाषा डैम के कितने पैसे दिए, क्यों दिए? यूनिक केस है ना, उसकी मशीनरी, उसका डिज़ाइन, उसका वाटर रिजर्वायर, हर चीज़ मुख्तलिफ, तो ये हाई टेक है। अब आगे आ जाते हैं बच्चों, बैच एक जैसा। किसी यूनिवर्सिटी का एक बैच एमबीए के स्टूडेंट्स का, एमकॉम के स्टूडेंट्स का, किसी प्रोफेशनल बॉडी के एक एग्ज़ाम के ग्रेजुएट्स, तो ये एक बैच होता है। इसमें पूरे के पूरे बैच के साथ आप एक ही सलूक करते हैं, पूरे के पूरे बैच के साथ आपको आप एक ही तरह ट्रीट करते हैं। बड़ी एग्जांपल जो है वो बेकरी की है। वन ट्रे ऑफ डोनट्स ट्रीटेड बाय वन वे, एक डोनट है की ट्रे है, उसको एक ही तरह ट्रीट करते हैं, वो एक बैच है।
जब आप बेकरी जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो चीज़ है इसकी एक्सपायरी क्या है, तो आप देखते हैं एक सेट ऑफ ब्रेड की एक एक्सपायरी होगी क्योंकि वो एक बैच में बनी। वो बैच जो है मुख्तलिफ हो सकता है, वो बैच जो है यूनिक हो सकता है, अलग हो सकता है दूसरे से, बिल्कुल थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। अब ये कैसे होता है, आपने देखा होगा बेकरी में वाइट ब्रेड लीव्स होते हैं या ब्राउन ब्रेड लीव्स होते हैं, रोल्स होते हैं, ठीक है, क्रूसांट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने खाई तो नहीं वैसे बाय द वे, लेकिन बहरहाल आप जानते हैं कि बेकरीज में ये बनती हैं। अच्छा बच्चों, तो ये हो गई बात। अब रही बात के जनरल बैच में अगर आप देखें तो हमारी जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कंप्यूटर में चिप्स हैं, कंप्यूटर चिप्स बनती हैं, बैच में बनती हैं, एक बैच की चिप एक खास तरह की होती है। इस तरह डाई आर मोल्ड मेकिंग चीज़ें हैं कि एक मोल्ड की एक चीज़ें बन जाती हैं, एक ही डाई जब लगाते हैं। इलेक्ट्रिकल गुड्स होती हैं, इसके अंदर एक बैच होता है, ठीक। फ्लैट पैक फर्नीचर के अंदर एक बैच होता है। जेट इंजन प्रोडक्शन, जेट इंजन एक इंजन एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन के तहत तैयार होता है, उसका एक बैच पूरा, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो दो हैं, एक स्मॉल बैच की और एक लार्ज बैच की। स्मॉल बैच जो होता है वो अमूमी तौर पे छोटे बैचेस में होता है जिसके अंदर चंद एक यूनिट्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये अमूमी तौर पे लो टैक और जो छोटी चीज़ें उनके लिए होता है, और जो ये आगे आगे इसको आपने खुद मैनेज कर लेना है। और कुछ चीज़ें लार्ज बैच में होती हैं जहां हमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की ज़रूरत होती है, कास्ट को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, और एक बड़ी मिकदार में प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब आगे आगे फ्लो प्रोडक्शन। जो फ्लो प्रोडक्शन है अगर आप देखते हैं तो फ्लो प्रोडक्शन जो है ये होती है आपके जो है सारे के सारे एक बेल्ट के ऊपर कॉन्टीन्यूसली, जैसे कि ये बॉटल्स बन रही हैं, इंजेक्शन अक्सर मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इंजेक्शन इस तरह से बनते हैं कि एक बेल्ट के ऊपर फ्लो में प्रोडक्शन होती रहती है, तो हम इसे कहते हैं कि फ्लो प्रोडक्शन इज ऑफन नोन एज मास प्रोडक्शन। इन्वॉल्व प्रोडक्शन लाइन सच एज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ज़ाहिर है फ्लो में ही बनती रहती है। पीपल यूज़ ऑल द टाइम बट कैन नॉट बी एफिशिएंटली स्टोर्ड, इसे हम स्टोर नहीं कर सकते, तो ये फ्लो में प्रोडक्शन होती है, ठीक है जी। तो ये बच्चों इसके अंदर हम कहते हैं कि दीज ऑल आर द फ्लो प्रोडक्शन टेक्निक्स। अब जहाँ तक सवाल है, जो फ्लो प्रोडक्शन है इसके अंदर बेल्ट के ऊपर चीज़ें बन रही होती हैं, जैसे कि आपने बॉटल्स वगैरह देख ली। तो बाकी बच्चों जो है आप जो है वो यहाँ तक बात कर लेते हैं, थोड़े से सवाल करते हैं आपके साथ ताकि सेकंड आवर का काम भी सम अप कर लूँ। सेकंड आवर के काम के अंदर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि डैश इज़ अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर प्रोडक्शन आर मेड एज स्पेसिफिक ग्रुप आर सेट ऑफ गुड विद इन अ टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, जी बेटे कोई बात कर रहे हैं आप? अच्छा, किसी बच्चे का माइक खुला है बेटा, तो वो बंद कर दें, ठीक है, बल्कि माइक खुला और उसमें हल्की सी किसी म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही है। अच्छा बच्चों, एक मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्शन जहाँ पे साइंटिफिक ग्रुप में एक पूरा टाइम फ्रेम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा ये बेटा ये नुमैर वरीद हैं वारिद हैं जिनकी जिनका माइक खुला है, तो बच्चों आपने बिल्कुल सही पहचाना है इसको, ठीक है जी। क्या आप कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ए मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट दैट आर स्पेसिफिक ग्रुप, नहीं 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 बेटे, ये देखो स्पेसिफाइड ग्रुप, तो ग्रुप या सेट, तो ग्रुप या सेट है तो फिर इंडिविजुअल तो नहीं हो सकता, जॉब मेथड तो नहीं हो सकता, फिर क्या हो सकता है? फिर ये ग्रुप में बना है, एक ग्रुप एक जैसा, एक ग्रो एक जैसा, तो ये क्या है? शाबाश, ये बैच प्रोडक्शन है। वेरी गुड, मैंने जानबूझ के डिसीव किया था, मैं क्या ज़रा बच्चों को थोड़ी सी चक्कर भी देते हैं। कैन गो थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जिसके अंदर सीरीज ऑफ स्टेप्स होते जाएं, सीरीज ऑफ स्टेप होते जाएं, तो कौन सा होगा बच्चों? सीरीज ऑफ स्टेप हो, तो ये फ्लो प्रोडक्शन होगा। ये बिल्कुल सही आपने पहचाना है कि ये फ्लो प्रोडक्शन है। अच्छा, तो आप कहेंगे सर ये तो आपने बैच लिख दिया यार, ज़रा हम भी इंसान हैं, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी।
अच्छा, तो यूनिक स्टेप्स फ्लो में स्टेप्स होते जाएं। अच्छा जी, अब आ गया बच्चों नंबर 3, इन्वॉल्व अ प्रोड्यूसिंग जॉब सच एज वन प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक कस्टमर, एक प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए। तो ये आप समझ गए, वन के लिए स्पेसिफिक, तो ये जॉब मेथड होगा, एक बंदे के लिए एक यूनिक। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, एक बंदे के लिए एक यूनिक स्टेप लिया हुआ है, एक यूनिक चीज बनाई हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बच्चों हम फर्स्ट आवर्स को है जो कंप्लीट कर देते हैं, और यहाँ पे फिर आपसे एक दफ़ा पूछ लेते हैं कि कोई सवाल तो नहीं आपका, जितना कराया है उतना समझ आ गया आप लोगों को? तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। मैं ये समझ जाऊँगा। एक बच्चे ने सवाल किया था कि क्या इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी? बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, यू कैन गेट इट्स रिकॉर्डिंग ऑन द LMS ऑफ CMAP, and you can get it also on my personal YouTube channel that is known as EcoTac Manage, EcoTac Manage। वैसे अगर हो सके तो आप सब बच्चे मुझे एक अपना मोबाइल नंबर दे दें अगर, तो मैं आपका एक ग्रुप बना लूँगा, फिर मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकूँगा। ठीक है, तो वो हो सकता है मैं आप देता हूँ, ये मेरा नंबर है 033342713174। ठीक है, आपने इसके ऊपर अपना नेम लिखना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मेरा नाम मुबशिर है, तो मैंने अपना नाम लिखा मुबशिर। ठीक है जी, और उसके आगे अपना नंबर लिख दिया, और उसके आगे लिख दिया ICMAP। तो मुझे पता चलेगा ICMAP से आपका ताल्लुक़। तो क्या लिखेंगे, पहले नेम, फिर अपना मोबाइल नंबर, फिर ICMAP, ताकि मुझे पता चल जाए आपका इदारा कौन सा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट आ गया। उसके बाद आप EM लिख दें, सिर्फ इंटरप्राइज मैनेजमेंट, 4 चीज़ें लिख दें। तो मैं आपको ये आपने मुझे इस नंबर पे सेंड करना है। ठीक है, मेरे इस नंबर पे आपने मुझे मैसेज कर देना है। टेक्स्ट मैसेज कर दें, जो आम टेक्स्ट मैसेज होता है तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं वो नहीं हो सकता तो चलो व्हाट्सएप मैसेज कर दें। तो आई विल ट्राई टू इनरोल यू इन अ ग्रुप, एंड देन आई विल लेट यू नो अबाउट द ऑल द थिंग्स। और मैं उसमें ICMA से पूछ भी लेंगे कि उनकी पॉलिसी क्या है। ठीक बच्चों, तो ये हम कर लेते हैं, सही होगी बात। तो ये बच्चों आप कर लीजिएगा, ये मेरा नंबर है, मुझे सेंड कर दें, मैं आपको जो भी मटेरियल हो सकेगा सेंड कर दूंगा। वैसे इसके लिए आप मेरा जो मैंने गूगल क्लासरूम उसमें भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये मैसेज तो ज़ाहिर है मैं रेगुलर बेस पे देख लूँगा। अच्छा बच्चों, और ये स्लाइड्स भी आपको मुझे भेजनी है, तो वो भी मैं उसी ग्रुप में आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो ये स्लाइड्स भी आपको मिल सकती हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे कर दें बेटा। ठीक है, मुझे पता है आजकल ज़रा आप लोगों के खर्चे बड़े हुए हैं, तो बैलेंस नहीं होएगा। सारा बैलेंस शार्ट है, हर बंदे के पास ही शार्ट है आजकल तो। अच्छा बच्चों, चलते हैं अपने थर्ड आर की तरफ कि तीसरे आर में हमने क्या कवर करना है। देखते हैं जी तीसरे आर का मेरा प्लान क्या है। तीसरे आर में मैंने प्लान ये किया था कि मैं आपके साथ बात करूंगा प्रोडक्शन के बाकी एरिया को कवर करके, पहला एरिया जो है उसको ज़रा अच्छी तरह मजबूत कर दूं। और वो जो एरिया मैं सोच रहा था, वो मैं सोच रहा था कि आपके साथ बात करूं प्लांट से शुरू। तो चलिए प्लांट से बात शुरू करते हैं।